हेलो दोस्तों। घटना चक्र पूर्वावलोकन सीरीज में एंशिएंट हिस्ट्री चल रही है, जिसमें अब तक हमने मौर्य काल तक का पढ़ लिया है। मौर्य काल यानी पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मौर्य काल का अंतिम शासक कौन होता है? बृहद्रथ। जो बृहद्रथ शासक होता है मौर्य काल का अंतिम, इसका जो सेनापति है इसका नाम है पुष्यमित्र शुंग। इसने बृहद्रथ की हत्या करके और एक नया वंश स्थापित किया, जिसे क्या कहते हैं? शुंग वंश। यहीं से हम पढ़ते हैं क्या? मौर्योत्तर काल। तो देखते हैं मौर्योत्तर काल में हमें क्या पढ़ना है। तो मौर्योत्तर काल में दो प्रकार की राज्यों की स्थापना हो रही है। कौन कौन से? तो एक तो हैं जो स्वदेशी राज्य हैं, स्वदेशी वंश हैं, और दूसरे जो हैं इसी समय में, इसी के पैरेलल में क्या हैं? भारत पे विदेशी आक्रमण हुए हैं बहुत सारे। तो इसी समय पैरेलल में क्या चलेंगे? विदेशी राज्य, विदेशी राज्यों की स्थापना होगी। ठीक है। स्वदेशी राज्यों में कौन कौन से हैं जिनको ध्यान रखना है हमको? तो सबसे पहला तो अभी हमने बताया, मौर्य के बाद में जो आएगा पहला वंश वो कौन सा होगा? शुंग वंश। तो आपको याद रखना है शुंग वंश के बारे में। इसी के बाद इसका अगला वंश कौन सा है? शुंग के वंश। तो शुंग का जो पहला शासक है, भी हमने बताया क्या है, इसका नाम है पुष्यमित्र शुंग। आपको ध्यान रखना है, इससे एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पुष्यमित्र शुंग है। और इसका जो अंतिम शासक है वो है देवभूति। जो अंतिम शासक देवभूति है, इसको इसका जो सेनापति होता है वासुदेव, वो इसकी हत्या कर देता है, बिल्कुल उसी तरह से। तो जो वासुदेव है ये क्या होता है? ये कंड वंश से संबंधित है। कंड, ये दोनों ही ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण सत्ता स्थापित करते हैं। तो ये वासुदेव है कंड वंश का शासक। इसी तरह सातवाहन इसके बाद आएगा। कौन सा आएगा? सातवाहन। तो ये सभी जो है क्या हैं? वो देशी शासक हैं। सातवाहन में आपको एक नाम याद रखना है, गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी। अब विदेशी शासकों में देखें क्या क्या कौन कौन से शासक हैं। तो सबसे जो पहला विदेशी आक्रमण हुआ था, एक तो विदेशी आक्रमण जो मौर्यों के भी पहले हुआ था नंद वंश के समय में, उससे पहले तो है ईरानी और यूनानी आक्रमण। लेकिन हम मौर्योत्तर काल पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो पहला विदेशी आक्रमण है वो है हिंद यवन यानी कि इंडो ग्रीक का। इंडो ग्रीक पहला है। इंडो ग्रीक को क्या कहते हैं? हिंद यवन कहते हैं। हिंद यवन। दूसरा देखिए कौन सा है, तो दूसरा है शक। इसके बाद शकों का आक्रमण होता है। इनको सीथियन कहते हैं, सीथियन। इसके बाद जो है शक के बाद में, तो शक के बाद में पहलव। पहलव, इनको पार्थियन कहते हैं। और उसके बाद में जो आएगा वो आएगा कुषाण। ठीक है। तो यहीं से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि इनके क्रम, इनका क्रम लगाने से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि विदेशी शासकों में कौन सा क्रम सही है। तो कौन सा क्रम सही होगा? सबसे पहले इंडो ग्रीक यानी हिंद यवन, दूसरे नंबर पे शक, और तीसरे नंबर पे पहलव, चौथे नंबर पे कुषाण। और स्वदेशी में एक क्रम पूछे तो क्या होगा? मौर्य के बाद में शुंग वंश, शुंग वंश के बाद में कंड, और कंड के बाद में सातवाहन। इनमें बहुत थोड़ा थोड़ा चीजें हैं जिनको याद रखना है। जैसे इंडो ग्रीक में आपको क्या याद रखना है? एक दो शासकों के नाम। जैसे इसका बहुत जो फेमस शासक है, ठीक है, सबसे प्रतापी जो राजा है, और वो है मिनांडर। मिनांडर, ये बौद्ध धर्म को मानने वाला होता है, इसको मिलिंद भी कहते हैं। इसके अलावा इसमें एक शासक का नाम और याद रखना है, स्ट्रेटो। स्ट्रेटो, स्ट्रेटो का ही नाम है। मिनांडर जो होता है उसके पुत्र का नाम स्ट्रेटो है, स्ट्रेटो फर्स्ट। इसी तरह एक और शासक है स्ट्रेटो सेकंड। ये सबसे पहले इसने शीशे के सिक्के चलवाए थे, स्ट्रेटो सेकंड ने। तो ये दो शासकों के नाम याद रखना है। एक डेमेट्रियस भी है, ये भी इंडो ग्रीक। इनके नाम थोड़ा अलग आपको मिलेंगे, जो कि भारतीय नामों से मिलते जुलते नहीं है, इसीलिए इनको याद रखना थोड़ा कठिन रहता है। लेकिन ज्यादा नाम नहीं इसमें से, बस जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको याद रखना है। मिनांडर याद रखना है, स्ट्रेटो सेकंड याद रखना है। इसी तरह देखिए शक जो शासक है, शक जो सबसे फेमस शक का शासक है,
आप ऑलरेडी 10 बार इसका नाम सुन चुके हैं, रुद्रदामन। रुद्रदामन गुजरात के आसपास ये आक्रमण करता है, इसका शासन होता है। जूनागढ़ अभिलेख इसका है बहुत फेमस, तो रुद्रदामन याद रखना है शक में। इसी तरह जो पहलव है उसका वास्तविक जो संस्थापक है तो वो है गोंडो फर्नीज। गोंडो फर्नीज ये आपको याद रखना है। और कुषाण जो है इसका सबसे जो महत्वपूर्ण शासक है एक, वो क्या है? कनिष्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके दरबार में बहुत सारे महान व्यक्तित्व, महान विभूतियां रहती थी कनिष्क के दरबार में। और कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्म का काफी प्रचार प्रसार किया। बौद्ध संगीति चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुई वो कनिष्क के समय में हुई है कश्मीर में। कुषाणों में एक नाम और याद रखना है, बस एक दो क्वेश्चन वहां से आ सकते हैं, विम कडफिसिस। क्या नाम है? विम कडफिसिस। विम कडफिसिस याद रखना है। विम कडफिसिस जो ऐसा शासक होता है वो नियमित सोने के सिक्के चलाता है। इससे पहले तांबे के सिक्के चल रहे थे भारत में। सबसे पहला कहा जाए सोने का सिक्का किसने जारी किया तो वो हिंद यवन है। हिंद यवनों ने सोने का सिक्का पहली बार जारी किया, लेकिन नियमित नहीं चलाया। नियमित कौन चलाएगा? कुषाण, विम कडफिसिस। कनिष्क का जो शासन होता है वो 78 एडी में ये सिंहासन पे बैठता है, 78 ईस्वी में, और इसी को शक संवत कहते हैं। गांधार और मथुरा कला शैली का खूब विकास होता है कुषाणों के समय में, इसलिए कुषाण बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इधर स्वदेशी में देखते हैं, शुंग जो वंश है इसमें पुष्यमित्र शुंग, ये इंपॉर्टेंट शासक है। इसने जो है अयोध्या में, अयोध्या अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। ठीक है, वैदिक धर्म का इसको रक्षक कहा जाता है। बौद्ध धर्म को इसने जो है डिक्लाइन करने का प्रयास किया, बौद्धों को सताया इसने, कई लेखों में लिखा है। अंतिम शासक ध्यान रखना, इसका सिर्फ नाम आपको याद रखना है, क्या है अंतिम शासक? देवभूत है। इसी तरह कंड जो है इसका जो पहला शासक इसकी जो स्थापना करता है वासुदेव, यहां से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। सातवाहन जो है ये इंपॉर्टेंट है, इन लोगों ने शीशे के सिक्के चलवाए थे। तो इसका जो एक फेमस जो इसका वो है शासक है वो क्या है? गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसकी स्थापना जो है वो सिमुक ने किया था, इनका भी नाम याद रखना है आपको, सिमुक। स्वदेशी राज्यों में सातवाहनों के बाद में देखिए बहुत छोटे छोटे और राज्य स्थापित होंगे। जैसे एक का नाम आपने कभी ना कभी सुना होगा, इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश, इसके अलावा चेदी वंश, महामेघ जो होता है महामेघवाहन, और वो चेदी वंश का है। एक और चेदी वंश का शासक है खारवेल। खारवेल का हाथी गुम्फा भी लिखे, उड़ीसा के आसपास ये वंश था। तो खारवेल और महामेघवाहन ये सब चेदी वंश हैं। इसके अलावा चालुक्य, पाल, प्रतिहार, ये सभी शासक आएंगे। मौखरी वंश, तो ये बहुत सारे हैं। अब यहाँ पे देखिए जो शुंग वंश है, मौर्य के बाद में जब शुंग वंश की स्थापना होगी तो ये शुंग वंश का जो साम्राज्य है वो बहुत कम हो जाएगा, और इसके पैरेलल में जो है वो गुप्त साम्राज्य की स्थापना हो जाएगी श्रीगुप्त के द्वारा। फिर धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य की तरह ही पूरे भारत में सर्वाधिक जो पावरफुल, जो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य होगा वो क्या हो जाएगा? गुप्त। तो उसका अलग से चैप्टर पढ़ना हमको, गुप्त साम्राज्य। बाकी इस जो चैप्टर में है इन सब के बारे में थोड़े थोड़े से क्वेश्चन पढ़ने। तो ये परिचय इस चैप्टर का समझ गए होंगे मौर्योत्तर काल का। अब हम लोग पढ़ते हैं, आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के चलाए? कौन सा शासक? हिंद यवन शासक, यानी एंडो ग्रीक। तो ये जितने नाम लिखे हैं ये सभी एंडो ग्रीक हैं। जैसे मिनांडर को मिलिंद कहते हैं, इसने जो है ये पहला हिंद यवन शासक होता है। स्ट्रेटो जो फर्स्ट है मिनांडर का पुत्र होता है। इसी तरह डेमेट्रियस एक फेमस शासक है, और स्ट्रेटो जो सेकंड है इसने जो है शीशे के सिक्के जारी किए। सोने के भी सिक्के जो है पहली बार किसने जारी किए हैं? तो वो भी हिंद यवन शासकों ने जारी किए हैं। लेकिन नियमित सोने के सिक्के कहा जाए कौन सा शासक जारी किया है तो वो है कुषाण। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। मिनांडर है हिंद यवन पहला शासक, याद रखना है, और सोने के सिक्के जो स्ट्रेटो सेकंड है, इसको याद रखना है इतना। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित शासकों में किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? अब संकर्षण क्या है, वासुदेव क्या है? तो वासुदेव हैं श्री कृष्ण जी,
और संकर्षण क्या है? उनके भाई यानी बलराम, इनको हलधर भी कहा जाता है। तो बलराम और वासुदेव दोनों का जो चित्र अंकित है वो किसके सिक्कों पर अंकित है? तो इसका उत्तर है अगाथोक्लीज। ये जो है अफगानिस्तान के आसपास इसके सिक्के मिले हैं, ठीक है, ये भी हिंद एवं शासक है। तो अगाथोक्लीज जो है उसके सिक्कों पर बलराम और कृष्ण के चित्र अंकित हैं। इससे पता चलता है कि हिंदू धर्म में इसकी जो है आस्था थी। कनिष्क हमने बताया ये किस धर्म से संबंधित है, अभी इससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। कनिष्क जो है कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक है। बाकी जो समुद्रगुप्त है, गुप्त वंश का जो है एक प्रतापी शासक ये भी है, और इसने जो है 8 प्रकार के 7 से 8 प्रकार के सिक्के चलाए हैं इसने। किसी सिक्के पे धनुर्धारी वाली इसकी प्रतिमा है, किसी सिक्के पर बाघ का वध कर रहा है, कुछ प्रकार के सिक्के हैं जिसमें बीड़ा बजाते हुए इसको दिखाया गया है। तो अलग अलग इसके 8 प्रकार के सिक्के हैं। तो इसका जो उत्तर है इस प्रश्न का कि किसके सिक्कों पर बलराम और वासुदेव का, संकर्षण वासुदेव का चित्र अंकित है दोनों का, तो अगाथोक्लीज। प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? 3 एक समय के हैं और एक बिल्कुल अलग समय का है। तो इसमें पहला ऑप्शन है बिंबिसार, ये हरेक वंश का संस्थापक है, बताए थे। हरेक वंश की स्थापना जो है मगध में किसने किया है? बिंबिसार ने किया है। गौतम बुद्ध भी इसी के समय में है, ठीक है, 600 ईसा पूर्व के आसपास का ये समय है। उत्तर वैदिक काल जब खत्म होता है तो उसी समय गौतम बुद्ध का भी जन्म होता है और उसी समय हरेक का शासन भी है। प्रसेनजित, प्रसेनजित हमने पढ़ा था ये कौशल महाजनपद से संबंधित था। उस समय मगध के समय में कौशल महाजनपद से संबंधित है। इसकी जो बहन होती महाकौशला, इसका जो विवाह है वो बिंबिसार से होता है। तो इसका मतलब है जो ए और बी और सी हैं ये तीनों एक समय के हैं, जबकि ये जो मिलिंद है इसी को मिनांडर कहते हैं, ये हिंद यवन शासक है। ये बहुत बाद का है, मौर्योत्तर काल का है। हिंद यवन, इंडो ग्रीक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 है कि काव्यशाली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेखों में मिलता है? तो काव्य शैली का प्राचीनतम जो नमूना है, ऑप्शन देखिए क्या क्या है। काठियावाड़ के रुद्रदामन, फिर लिखा है अशोक, और राजेंद्र प्रथम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राजेंद्र जो अशोक हैं इनके काव्य शैली में नहीं मिलते हैं। पहला जो है वो है गुजरात से मिला है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है वो काव्य शैली में लिखा है और संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ब्राह्मी लिपि में, संस्कृत भाषा में है लेख इसका। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इसमें क्या लिखा हुआ है? तो इसमें लिखा है सुदर्शन झील के बारे में। गुजरात में जूनागढ़ के पास में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा एक सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया। इसके अलावा इस पे 2 और शासकों का उल्लेख है। किसका? अशोक का इसमें उल्लेख है। अशोक के इसमें योजनाएं और नीतियां लिखी हुई हैं। स्कंदगुप्त का इसमें उल्लेख है, इनके 2 लेख लिखे हुए हैं स्कंदगुप्त। और ये लिखवाया किसने है? तो ये पूरा जो लिखवाया वो रुद्रदामन है। क्या है? रुद्रदामन। ये कौन सा शासक होता है, किस वंश से संबंधित है? थोड़ी देर पहले बताए थे, ये शक शासक रुद्रदामन है। इसकी पूरी वंशावली, इसके युद्धों का वर्णन है। साथ में इसने सुदर्शन झील का जो है जीर्णोद्धार कराया है, यहाँ पे जो बांध थे उनका मरम्मत करवाई है। तो इससे ये संबंधित है, समझ गए? इससे कई प्रश्न मिलेंगे, तो इसको ध्यान रखना है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख पहला काव्य शैली में लिखा गया ये अभिलेख है। इससे पहले जो अशोक के अभिलेख हैं वो सभी गद्य शैली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां हैं? तो रुद्रदामन प्रथम का अभिलेख कहाँ है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, लिखा है बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? तो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार, ध्यान रखना, सुदर्शन झील का निर्माण तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया, तो निर्माण करवाए हैं, लेकिन जीर्णोद्धार किसने करवाया है? तो रुद्रदामन प्रथम ने करवाया है। बिंदुसार से कोई मतलब नहीं, अशोक का नाम उल्लिखित, इसने कुछ योजनाएं वहां पे चलाई इसलिए इनका नाम है। समझ गए इस प्रश्न को?
चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 क्या है कि कार्दमक क्षत्रपों ने निम्न में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रज्वलित किए? जो कार्दमक क्षत्रप हैं, तो किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए? दुर्लभ सिक्कों का मतलब होता है जिनकी संख्या बहुत कम है। तो इसमें जो कार्दमक क्षत्रप, इन्होंने चांदी के यानी रजत के सिक्के चलवाए हैं, सोने के सिक्के चलवाए हैं, प्रोटीन के सिक्के चलवाए हैं और तांबे के भी सिक्के चलवाए हैं, लेकिन जो सबसे कम मिले हैं, सबसे कम जो हैं वो किसके हैं? तांबे के सिक्के। इसलिए हम अति दुर्लभ किसको कहेंगे? अति दुर्लभ सिक्के किसके मिले हैं? वो तांबे के हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8। ये देखिए प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 में लिखा है सूची 1 को 2 से मिलाना है और इसको सुमेलित करना है। इसमें एक तरफ शासकों के नाम लिखे हैं, दूसरी तरफ ये किस वंश से संबंधित हैं ये लिखा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी फेमस शासक इसलिए याद रखना है। जैसे रुद्रदामन अभी हमने बताया, जो पहले आते हैं उनको मिला लिया करिए और ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाते हैं, इसीलिए हो सकता है केवल एक ही से लग जाए। आपको लग गया कि रुद्रदामन पता है आपको, क्या है ये शक शासक है रुद्रदामन। तो बी का 4 है, बी का 4 2 ऑप्शन में है, देखिए बी का 4 जो एक ही ऑप्शन में है और ये लग गया। कुछ भी ना आता हो, सिर्फ एक आता है तो भी ये एग्जाम में आप सही कर सकते हैं। तो देखिए फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए देख लेते हैं कि रुद्रदामन जो है वो शक शासक है, रुद्रदामन का जूनागढ़ विलेख। इसी तरह से जो गोंडो फर्नीज है वो एकमात्र जो फेमस शासक है पहलव वंश का, ये वास्तविक संस्थापक भी है पहलव वंश का, इसको ध्यान रखना है। विम कडफिसिस, कडफिसिस एक है कुजुल कडफिसिस। ये सभी जो शासक हैं ये सभी कुषाण वंश से हैं, जिस वंश से कनिष्क था। इसने जो है पहली बार सोने के सिक्के निमित्त चलाएगा विम कडफिसिस। जो डिमेट्रियस बचा वो कौन सा है? ये इंडो ग्रीक यानी हिंदेवन है। डेमेट्रियस, मिनांडर याद रखना है, डेमेट्रियस याद रखना है, स्ट्रेटो सेकंड याद रखना है। ये सभी क्या हैं? हिंदेवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्र की बात कर रहे हैं, कश्मीर, पंजाब, ये सब उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के कौन जारी किया है? सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के कौन जारी किया है, ये प्रश्न है। तो सबसे ज्यादा तांबे के सिक्के जारी किए हैं कुषाणों ने। सबसे ज्यादा जो संख्या में मिले हैं तांबे के सिक्के वो कुषाणों के समय के। इसके अलावा कुषाणों ने सोने के भी सिक्के जारी किए। नियमित सोने के सिक्के कुषाणों ने शुरू किए भारत में। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर है 11 नंबर है, इधर लिखा होगा। प्रश्न नंबर 10 है, सॉरी। प्राचीन भारत में निम्न में से किसी एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो नियमित रूप से सोने के सिक्के किसने चलाए? कुषाण, इसका एक शासक है विम कडफिसिस, इसने चलाए। बाकी सातवाहन कहा जाए तो इसने जो है शीशे के सिक्के चलाए हैं। बाकी शक परथीन, इन्होंने ये इनके सबके समय में तांबे के सिक्के ज्यादातर इन लोगों ने जारी किए हैं। 11 प्रश्न नंबर देखिए, बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर मिलता है? यदि आपको ये नहीं भी पता है तब भी आप ये कर सकते हैं कि बुद्ध को कौन बुद्ध धर्म को बहुत ज्यादा मानता था? तो वो है कनिष्क, चौथी बौद्ध संगीति करवाई थी इसने। तो इसके जो सिक्के हैं कनिष्क के सिक्के हैं, उस पे बुद्ध का अंकन मिलता है। कनिष्क की एक बहुत फेमस मूर्ति जो है मथुरा से प्राप्त हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये जो विम कडफिसिस है ये भी जो है वो कुषाण से ही है, दोनों कुषाण वंश से। 12 प्रश्न नंबर देखिए, निम्न में से, एक मिनट, अब दिख रहा होगा शायद आपको, निम्न में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? कौन सा शासक है जिसने सबसे पहले किसके सिक्के चलाए? सोने के सिक्के जारी किया। तो वैसे तो सोने के सिक्के जो है सबसे पहले कौन जारी करेगा? हिंद एवं शासक हैं, उनके नाम नहीं है लेकिन हिंद एवं शासकों के कुछ सिक्के हैं जो सोने के भी मिले हैं। लेकिन इनमें से जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से कौन सा है? विम कडफिसिस। विम कडफिसिस जो कि क्या है, ये कुषाण शासक है और इसने जो है नियमित सोने के सिक्के जारी किए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 हो गया। प्रश्न नंबर हम लोग 13 पे आ गए हैं। निम्न में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया? तो इसका भी उत्तर क्या होगा? विम कडफिसिस।
वियम कटफिशिस याद रखना है आपको नाम, कुषाणों में और कनिष्क याद रखना है, बस 2 नाम याद कर लीजिए। अगला प्रश्न नंबर 14 देखिए। प्रश्न नंबर 14 है, देखिए। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? इसका उत्तर क्या होगा? वियम कटफिशिस। पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का ये संस्थापक है। मिनांडर जो है पहला हिंद एवं शासक है। गौतमी पुत्र जो सातकर्णी है ये सातवाहन शासक है। ये सब याद रखने हैं आपको नाम। 15 क्वेश्चन नंबर देखिए। यौधेय जो है, यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो ये पंजाब और राजस्थान के बीच इनका साम्राज्य था। यौधेय का साम्राज्य कहां था? पंजाब और राजस्थान के आसपास। और इनके जो सिक्के हैं उस पे भगवान कार्तिकेय का जो है अंकन मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। 16 प्रश्न नंबर देखिए क्या है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा की तिथि क्या है? कनिष्क ने जो है सारनाथ में एक बौद्ध प्रतिमा बनवाई थी और उस पर एक डेट लिखी हुई है। ये कह रहे हैं इसमें कौन सी डेट लिखी हुई है? तो ध्यान रखेंगे जो कनिष्क का, एक चीज कनिष्क में याद रखना, कनिष्क का राज्याभिषेक, कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ है 78 एडी में, 78 ईस्वी में। और इसी को शक संवत कहा जाता है। यहां से क्या शुरू हुआ है? शक संवत शुरू हुआ है। तो ये डेट तो वैसे इंपॉर्टेंट है, 78 एडी। और जब ये राजा बना है उसके तीसरे साल मथुरा से ये मूर्ति मंगवाता है एक बुद्ध की, और उस पर अभिलेख लिखाता है सारनाथ में, इसको प्रतिस्थापित कराता है। तो तीसरे साल 78 के 3 साल बाद क्या है? 81 ईस्वी में उस मूर्ति पे 81 ईस्वी लिखा है, राज्याभिषेक के 3 वर्ष बाद। नेक्स्ट है, देखिए प्रश्न पूछा है कि कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? कनिष्क बहुत फेमस शासक है। इसका राज्याभिषेक कब हुआ है? तो 78 एडी में हुआ है। शक संवत 78 एडी, विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व। अगला देखिए प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न नंबर देखिए 18 क्या है कि लिखा है शक संवत कब प्रारंभ हुआ? शक संवत कब प्रारंभ हुआ? 78 एडी। यानी हमको यदि शक संवत निकालना है तो जो भी सन दिया गया है उसमें से 78 माइनस कर देंगे तो हमें शक संवत पता चल जाएगा। जैसे इस समय 2026 चल रहा हो और हमें शक संवत पता करना है तो क्या करेंगे? 78 को माइनस कर देंगे, शक संवत आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि शक संवत बाद में शुरू हुआ है तो शक संवतों की संख्या जो सन चल रहा है उससे कम होगी। ऐसे लॉजिक लगा लीजिए। और विक्रम संवत में 57 जोड़ते हैं क्योंकि वो पहले से चल रहा है तो उसकी संख्या ज्यादा होगी, वो 2025-26 से भी ज्यादा होगा, तो 57 उसमें जोड़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, विक्रम संवत एवं शक संवत में कितना अंतर है? तो देखिए विक्रम संवत जो है वो 57 ईसा पूर्व में शुरू हुआ है। ईसा पूर्व यानी कि ईसवी के पहले का है, 57 साल ईसवी के पहले। और ये जो शक संवत है ये है विक्रम, और ये है शक संवत, ये ईसवी के बाद का है 78। तो अंतर कितना होगा? ईसवी के 57 पहले और ईसवी के 78 बाद। तो इसका मतलब जब अंतर निकालेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे, 57 प्लस 78, 135 वर्ष आएगा। यही विक्रम संवत और शक संवत में अंतर है। तो याद रखने की जरूरत नहीं, आपको विक्रम संवत और शक संवत वैसे याद रखना है, 57 ईसा पूर्व और 78 एडी, इनको जोड़ देंगे आ जाएगा अंतर। 20 प्रश्न नंबर देखिए क्या है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग, हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है, यहां से भी एक प्रश्न, प्रश्न में ही एक प्रश्न याद रख लेंगे कि राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पे आधारित है? शक संवत पे। इसका जो चैत्र है, पहला चैत्र, वो लिखा है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर का मतलब जो हम लोग जो कैलेंडर मोबाइल में या घरों में जो कैलेंडर लगा होता है, डेट जो चल रही है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। उस पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में किस एक के तदनुरूप है? यानी कि जो हमारा कैलेंडर जो है मोबाइल वाला या घरों में जो लगा है, इसमें चैत्र का पहला तारीख कब आएगी? चैत्र का पहला दिन किस तारीख में आता है? ये मार्च महीने में आता है, आपको याद है? तो ये मंथ भी याद है तो भी आप कर सकते हैं। 2 ऑप्शन है मंथ के, ये है 22 या 21 मार्च को। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। विक्रम संवत कब से शुरू हुआ है? तो विक्रम संवत अभी हमने बताया, विक्रम संवत कब से शुरू हुआ है? ये 57 ईसा पूर्व। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 21 हो गया है। प्रश्न नंबर 22 है। क्या है प्रश्न नंबर 22?
निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत वर्ष होगा? अब देखिए पूछ लिया है, रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन भी है ये, लेकिन है जीएस का, क्योंकि 2009 में पूछा है कौन सा शक संवत होगा। तो अभी हमने बताया कि शक संवत 78 एडी से शुरू हुआ है, यानी इसकी जो संख्या होगी 78 एडी में पहला शक संवत है, तब तक 78 हो चुका है सन, इसका मतलब है शक संवत कम होगा 78 वर्ष, किससे? 2009 से। तो माइनस कर देंगे 2009 और इससे 78 कम कर देंगे, तो कितना आएगा? 1931। समझ गए? नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 23 प्रश्न नंबर है, कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर दें। कनिष्क के समकालीन इसमें पूछा है कौन कौन से नाम हैं। तो कनिष्क के समकालीन कौन है? ये जो अश्वघोष है, ये तो कनिष्क के ही दरबार में था, ये राजकवि था, बहुत फेमस राजकवि है, राजकवि अश्वघोष। अश्वघोष जो है, जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी उसका उपाध्यक्ष था, और वसुमित्र जो है अध्यक्ष था चतुर्थ बौद्ध संगीति की। तो ये भी एक विद्वान है, विद्वान है, ये भी दरबार में रहता था कनिष्क के। तो ये दोनों कनिष्क से संबंधित हो गए। और ये जो कालिदास हैं, ये तो जो है विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। ठीक है, तो गुप्त काल से संबंधित हो गए, तो कनिष्क के समय के नहीं है कालिदास, गुप्त काल के हैं। और जो कंबन हैं, ये तो बहुत बाद के हैं। कौन सी? ये 12वीं शताब्दी की बात हो गई, साउथ के हैं ये। ठीक है, इन्होंने जो जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है, वैसे कंबन ने भी वहां पे साउथ में रामायण लिखा है। तो इसका उत्तर होगा पहला और दूसरा, ये वसुमित्र संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। 24 देखिए प्रश्न नंबर, अश्वघोष किसका समकालीन था? तो अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के, राजकवि। अश्वघोष की रचनाएं आपको याद रखनी है, एक दो। अश्वघोष जो है, एक तो बुद्ध चरित इन्होंने लिखा है, बुद्ध चरित, और एक सौंदरानंद, सौंदरानंद, बुद्ध चरित, सौंदरानंद। बुद्ध चरित बहुत ज्यादा बार पूछी गई और सौंदरानंद भी एक दो बार पूछी गई है, रचना किसकी? तो बुद्ध चरित, सौंदरानंद, ये दोनों किसकी हैं? अश्वघोष की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं था? इनमें से कौन से जो हैं जो कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे? तो जो अश्वघोष है, इसकी बात हम कर चुके हैं, ये हैं कवि कनिष्क के। चरक जो हैं, ये चिकित्सक हैं, ये भी कनिष्क के दरबार में रहते थे। नागार्जुन, ये भी कनिष्क के दरबार से संबंधित हैं। ठीक है, नागार्जुन की बात कर चुके हैं, इनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, शून्यवादी का जनक इनको कहा जाता है। बुद्ध के बहुत बड़े, बौद्ध धर्म के बहुत बड़े विद्वान थे, चीन गए थे, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजे गए थे। तो ये भी ये कनिष्क के समय से हो गए तीनों। पतंजलि जो हैं, ये अभी नाम हमने लिया था शुंग वंश का, तो ये हैं पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित, राजपुरोहित, पुष्यमित्र शुंग के ये राजपुरोहित हैं। तो इसमें उत्तर क्या होगा? कौन कनिष्क के दरबार में ही थे? तो पतंजलि, बाकी सब कनिष्क के दरबार में थे। 26 देखिए, प्रश्न नंबर 26 है, निम्न में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? कनिष्क, ये भी वही प्रश्न है। अश्वघोष, बुद्ध, ये अश्वघोष कनिष्क से संबंधित है, वसुमित्र कनिष्क से संबंधित हैं, पार्श्व भी कनिष्क से संबंधित हो गए। और कौन बचा? विशाख दत्त। विशाख दत्त जो है, ये तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय के माने जाते हैं। ठीक है, ये मौर्य के काल में, इनकी एक पुस्तक है जिससे चंद्रगुप्त मौर्य के समय की जानकारी मिलती है। क्या नाम है विशाख दत्त की? मुद्रा राक्षस। क्या है? मुद्रा राक्षस। साथ में एक और है देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम। ये दोनों पुस्तकें फेमस हैं, याद रखना है, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त ने लिखा है, इससे मौर्य के समय की जानकारी मिलती है। तो ये भी इससे पता आप लगा लेंगे कि कनिष्क से कौन संबंधित नहीं है, तो विशाख दत्त हो जाएंगे, कि मौर्य के बारे में इन्होंने लिखा है। प्रश्न नंबर 26 के बाद 27 देखिए क्या है, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है? ये 27वें पे हम लोग पहुंच चुके हैं। तो ये जो रबतक अभिलेख है कनिष्क का, ये अफगानिस्तान से मिला है, अफगानिस्तान के रबतक से मिला है ये अभिलेख। ठीक है, इसमें 4 शहरों के नाम है। कितने शहरों के नाम है इसमें? रबतक अभिलेख में
4 शहरों के नाम हैं। कौन-कौन से 4 शहर हैं? तो एक तो है श्रावस्ती, सॉरी साकेत है एक तो, क्या है? एक है साकेत, दूसरा जो शहर है वो है कौशाम्बी, तीसरा जो शहर है वो है पाटलिपुत्र, और चौथा जो शहर है वो है चंपा, अंग की राजधानी जो थी। तो चंपा, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र ये सभी हैं। श्रावस्ती न होके क्या है? साकेत शहर का उल्लेख है, तो इसको ध्यान रखेंगे। कनिष्क का ये अभिलेख है, अफगानिस्तान के रबतक से मिला है। 28 प्रश्न नंबर देखिए, निम्न में से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की? तो तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है ये विश्व का पहला विश्वविद्यालय माना जाता था, ठीक है। और कहाँ है ये अफगानिस्तान में, विश्व का पहला। इसमें जो है हिंदू और जैन, बौद्ध, इन सभी धर्मों से संबंधित शिक्षा दी जाती थी। तो कई जो फेमस विभूतियां हैं जिन्होंने यहाँ पे अध्ययन किया है, जैसे जो जीवक है, ठीक है, बिंबिसार का राजवैद्य था। जीवक किसका राजवैद्य था? बिंबिसार। अवंती नरेश चंद्र प्रद्योत के जो पीलिया हो गया था उस तो जीवक को भेजा था बिंबिसार ने। इसके अलावा जो कनिष्क का राजवैद्य है चरक, ये भी, इसने भी यहाँ पे आयुर्वेद की शिक्षा ग्रहण किया था। बाकी ये जो सुश्रुत हैं और वाग्भट हैं ये अलग समय के हैं। सुश्रुत तो ऋग्वेद के पास के हैं, इसलिए ये इसका उत्तर नहीं होगा, वाग्भट भी नहीं होगा। तो इसके सी और डी दोनों उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। लोअर पीसीएस में आया है ये और डी। ये अफगानिस्तान में तक्षशिला कहाँ है? अफगानिस्तान में नहीं, कहाँ है? पाकिस्तान में है ये, रावलपिंडी में। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 29 है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, किस लेख से मिलती है? तो अभी मैंने बताया था कि अयोध्या से एक लेख मिला है। कहाँ से? अयोध्या से। अयोध्या से एक लेख मिला है जिसमें पुष्यमित्र शुंग जो शुंग वंश का संस्थापक होता है वो, उसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भी एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि एक प्रवरसेन शासक है। कौन? प्रवरसेन, जिसने जो है 4 अश्वमेध यज्ञ किए हैं, ठीक। तो ये प्रश्न ध्यान रखेंगे। अगला है प्रश्न नंबर 30, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो बताए थे मौर्य के बाद शुंग वंश आएगा, और शुंग वंश के बाद में कंडु वंश। मगध के सारे वंश आपको क्रम से याद होने चाहिए, जैसे हर्यक वंश पहला है, हर्यक वंश, फिर नाग वंश, फिर नंद वंश, नंद वंश के बाद में मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद में शुंग वंश, शुंग के बाद में कंडो वंश, कंडो के बाद में सातवाहन। हर्यक वंश की स्थापना जो है बिंबिसार ने किया है, नागवंश सुनाग है, नंद वंश महापद्म नंद है, इसका आखिरी शासक धनानंद। मौर्य की स्थापना की है चंद्रगुप्त मौर्य ने, धनानंद को मार के, और मौर्य का अंतिम शासक है बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या करेंगे पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश का स्थापना करेंगे। देवभूति इसका अंतिम शासक होता है, वसुदेव कंड होते हैं शासक, वो मार देते हैं उसको। और फिर लास्ट में सिमुक ने सातवाहन, सातवाहन की स्थापना पहले ही हो चुकी थी थोड़ा, लेकिन मगध के आसपास जो सातवाहनों जो हुए हैं वो कंडो वंश को हरा के हुए हैं। तो ये ध्यान रखेंगे इनका क्रम बहुत बार पूछा जा सकता है। आप बार बार पढ़ेंगे तो इनके क्रम याद हो जाएंगे, हरिक वंश, नाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, फिर शुंग, कंड, सातवाहन, फिर उसके बाद अन्य। नेक्स्ट देखिए 31 प्रश्न नंबर क्या है, निम्न में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो वर्ण व्यवस्था का जो रक्षक है वो कहा जाता है गौतमी पुत्र सातकर्णी को। तो गौतमी पुत्र जो सातकर्णी होता है, पुराणों में इसके बारे में जानकारी दी गई है, गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में। ये एका ब्राह्मण की उपाधि धारण करता है, किसकी? एका ब्राह्मण। एका ब्राह्मण का मतलब होता है ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक, एका ब्राह्मण है। इसके अलावा जो वर्ण व्यवस्था उस समय छीड़ हो रही थी उसका जो है पुनर्स्थापित करेगा, 4 वर्ण वाली जो व्यवस्था है।
ठीक है, और वर्ण संकर जो उस समय बहुत ज्यादा वर्ण और जातियां जो है उनका सम्मिश्रण हो रहा था, उसको रोकने का प्रयास करेगा, इसलिए वर्ण व्यवस्था का इसको रक्षक कहा जाता है, गौतमीपुत्र सातकर्णी को। तो ध्यान रखेंगे इसका नाम। प्रश्न है कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में, 32वां प्रश्न है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? तो मौर्यों के बाद दक्षिण में सबसे प्रभावशाली जो राज्य है वो है सातवाहन। ठीक है, इसमें जो गौतमी पुत्र सातकर्णी है ये सबसे इसका प्रतापी शासक होता है। नेक्स्ट प्रश्न, इसकी स्थापना कौन करता है? सातवाहनों की स्थापना भी याद रखना है, किसी भी जो भी राजवंश है उसकी स्थापना किसने, ये आपको ध्यान रखना है। साथ में सबसे प्रतापी शासक है कौन, उसको भी याद रखना है। इसकी स्थापना किया है सिमुक ने। चोल जैसे राज्य है, चोल ये भी दक्षिण का राज्य है, बहुत पहले का राज्य है। अशोक के समय, मौर्य के समय भी चोल राज्य का उल्लेख है, अशोक के दूसरे और 13वें जो शिलालेख है उसमें। तो चोल का विजयालय है, चोल की स्थापना किसने किया है? विजयालय ने किया है। आगे प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 33 है। प्रश्न नंबर 33 है कि सिमुक निम्न में से किसका संस्थापक था? सिमुक जो है किसके वंश का संस्थापक है? तो ये सातवाहन का संस्थापक है सिमुक। ठीक है, प्रश्न नंबर 33 हो चुका है। 34 देखिए प्रश्न नंबर, इसमें लिखा है कि किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया? अब कनिष्क की सीमाएं हमने बताया था कि कनिष्क के समय में सीमाएं चीन तक लगती थी उत्तर में। तो जो चीनी जो स्रोत हैं उससे जानकारी मिलती है 73 से 94 ईस्वी के बीच में, तो उस वही समय है इसका 78 एडी में। तो कुषाण शासक जो है वो जो चीनी राष्ट्रपति होते हैं, चीनी जो सेनापति होते हैं, उनके पास एक दूत भेजता है और बोलता है कि हान राजकुमारी जो हैं, हान राजवंश की, उनसे विवाह करूंगा, कनिष्क। तो पांचाऊ जो है उसका प्रस्ताव ठुकरा देते हैं। इससे जो है वो कनिष्क क्रोधित हो जाता है और वो चढ़ाई कर देता है पांचाऊ के राज्य पे, लेकिन पांचाऊ कनिष्क को हरा देता है। ठीक है, तो किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया? तो इसका उत्तर होगा पांचाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। 35 से निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? भारत के बाहर तक इसकी सीमाएं फैली हैं, देखिए प्रश्न। तो ये जो गुप्त वंश है इसकी सीमाएं, गुप्त वंश उतना विशाल नहीं था जितना मौर्य और कुषाण वगैरह थे। मौर्य जो वंश है ये हमने बताया था कि नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये सभी जो हैं मौर्य वंश में थे। तो भारत के बाहर तक सीमाएं कहा जाए किसकी थी, तो एक तो मौर्य वंश हो गया। और देख लेते हैं ऑप्शन, कुषाण जो वंश है, कुषाण वंश जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत, ये भी उसी समय का है। चाइना तक इसकी सीमाएं थी। तो भारत के बाहर तक सीमाएं हैं, इसके लिए दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, बी और सी। बी और सी इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, बाल विवाह की प्रथा कब शुरू हुई? तो जो है कुषाणों के काल में, ये एक खराब बात हुई कुषाणों के समय में। यहाँ पे जो लड़की की शादी की उम्र जो है वो 8 से 10 वर्ष कर दी जाती है। 8 से 10 वर्ष में लड़कियों की शादी होने लगेगी। इसलिए जो महिलाओं की स्थिति पहले से ही बहुत खराब थी, उनको कोई अधिकार नहीं प्राप्त थे, वो कृपा पात्र थी, उनकी स्थिति और खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, बाल विवाह की जो प्रथा है वो कब से शुरू होगी मानी जाती है? तो वो है कुषाणों के समय में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर है 37। प्रश्न नंबर 37 में लिखा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? एक ही सही सुमेलित है, वो बताना है आपको। हड़प्पा सभ्यता में लिखा है चित्रित धूसर मृदभांड लिखे। कुछ याद आ रहा है? मृदभांड बताए थे जब हड़प्पा और वैदिक सभ्यता है, दोनों में अंतर भी बताया था। तो हड़प्पा में हमने बताया था कि एक शब्द लिखा था RBW, रेड ब्लैक वेयर, यानी कि काले रंग के, लाल रंग के सॉरी बर्तन है, उस पर काले चित्र बने हैं काले रंग से। तो RBW रेड ब्लैक वेयर है। ये कहाँ है? ये हड़प्पा सभ्यता से इस प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। काले रंग के मृदभांड हैं, लाल रंग के उस पर चित्र हैं।
सॉरी लाल रंग के बर्तन है, काले रंग के चित्र हैं। और जो चित्रित धूसर मृदभांड है यानी पीजीडब्ल्यू इसको शॉर्ट में कहेंगे, पिक्टोरियल ग्रेवेयर, ये जो है वैदिक सभ्यता में इस तरह के मृदभांड मिले। तो ये पहला गलत है, इसमें हड़प्पा में लिख दिया जबकि लिखना चाहिए था वैदिक में। कुषाण के समय में जो है गांधार कला शैली का विकास हुआ, ये बिल्कुल सही है। गांधार कला शैली का विकास जो है वो कुषाणों के साथ साथ शकों के भी समय में हुआ है। तो बी वाला इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें सही पूछ रहा था, इसका मतलब है बाकी सभी गलत होंगे। अजंता जो चित्रकारी है ये मुगल के समय की नहीं है। अजंता की जो चित्रकारी है, जो उनके पहाड़ों पे, अजंता पहाड़ों पे जो गुफाएं बनी हैं उसके अंदर चित्र बने हुए हैं, वो किस समय के हैं, वो गुप्त के समय के कुछ चित्र हैं, कुछ चालुक्यों के समय के हैं, ठीक है, काफी पहले के हैं मुगल के। इसी तरह जो पहाड़ी चित्र शैली है ये कश्मीर और कश्मीर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे इसका विकास हुआ। स्थानीय लोगों ने पहाड़ी चित्र शैली का विकास किया है। तो ध्यान रखेंगे इसमें से कौन सा ही एक ही सही निकला है, कौन सा, कि जो कुषाण वंश है, कुषाण वंश किस कला शैली विकास हुआ है कुषाण वंश पे, तो गांधार कला शैली का। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या है, कला की गांधार शैली निम्न के समय में फली फूली, तो किसके समय में गांधार कला शैली जो है फली फूली है, कुषाणों के समय में। जो गांधार कला शैली है इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो भारतीय कला शैली है, जो गांधार कला शैली है, पहले से भारतीय कला जो थी और जो यूनानी कला शैली है, यूनान की जो कला शैली थी, यूनान से जो ये शासक आए सब, हिंद यवन सब कुषाण पालो, इनका मिश्रण से एक नई शैली भारत में जन्मी, इसको कहते हैं गांधार कला शैली। अफगानिस्तान गांधार के आसपास, उसके बाद में मथुरा के आसपास बहुत सारी इसमें मूर्तियां मिली। तो गांधार कला शैली में बहुत सारी बुद्ध की जो मूर्तियां हैं वो गांधार कला शैली में बनाई गई। गांधार कला शैली में ज्यादातर सिर्फ बुद्ध की ही देखा जाए तो मूर्तियां हैं, या फिर बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां हैं, इसको ध्यान रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न 39 प्रश्न है। एक तरफ राज्यवंश लिखा है और दूसरी तरफ लिखी हैं इनकी मुद्राएं। कुषाण वंश के लोगों ने लिखा है कि तांबे और सोने की मुद्राएं चलाई, ये बिल्कुल सही है। कुषाण वंश का एक शासक होता है विम कटफिसिस, जो पहली बार सोने की मुद्राएं नियमित रूप से चलाता है। इसके अलावा एक प्रश्न अभी हम लोग कर चुके हैं कि तांबे की सर्वाधिक जो सिक्के किसने चलवाए, तो भी कुषाणों ने चलवाए, सही है। गुप्त वंश जब पढ़ेंगे अभी आगे तो हम लोग देखेंगे कि गुप्तों ने जो है सोने और चांदी के सिक्के बहुत ज्यादा चलाए। जो सोने के सिक्के हैं उसको कहा जाता था दीनार, और जो चांदी के सिक्के थे उनको कहा जाता था रुपयक या रुपया, रुपयक। सातवाहन जो है उन्होंने कौन से सिक्के चलाए, तो सातवाहन ने जो है शीशे के सिक्के चलाए, साथ में चांदी और तांबे के तो चलाए ही, लेकिन जो स्पेशल बात है क्या है, शीशे के सिक्के। बहुत कम शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए हैं ना, तो ये सातवाहनों में फेमस है शीशे के सिक्के। कलचुरी जो वंश है तो इनके जो राजा हैं वो सोने चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए। तो ये सभी सही हैं। एक जो गलत पता करना था कौन सही नहीं है वो है गुप्त शासक। गुप्त शासकों ने जो है, नहीं सॉरी, कौन सही नहीं है, सातवाहन। सातवाहन ने सोने के सिक्के नहीं चलाए हैं, शीशे के सिक्के चलाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर क्या है ये, प्रश्न नंबर 40 है। प्रश्न नंबर 40 देखिए क्या है, इसमें लिखा है सूची 1 को 2 से मिलाना है और फिर सही कूट बताना है इसका। एक तरफ गांधार कला, जूनागढ़ शिलालेख, मिलिंद पन्हो और तक्षशिला लेख है, और दूसरी तरफ उनके उनसे संबंधित शासकों के नाम है। तो जो गांधार कला शैली है उसका विकास किसके समय में हुआ है, तो ये कुषाणों के समय में इसका विकास हुआ है, तो कुषाण इसमें लगा देंगे टिक। ए का 3 है। अब ए का 3 देखो किस ऑप्शन में है, सिर्फ एक ऑप्शन में। देखिए कितना आसान ये प्रश्न था, लग रहा है कि कितना कठिन, और है कितना आसान। ए का 3 तो एक ही विकल्प में है ना, भले आगे के ऑप्शन नहीं हमें आते हैं तब भी हो जाता है प्रश्न। तो इस तरह के क्वेश्चन से डरेंगे नहीं, ये क्वेश्चन बहुत आसान कर देते हैं आपका काम। और यदि ए हो सकता है 2 ऑप्शन में होता तो और एक आध हो सकता आते होते हैं, जैसे जूनागढ़ का अभिलेख कितनी बार ये पूछा जाएगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ये शक शासक था। अब 2 और बचे इसमें, एक है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो, मिलिंद किसका नाम है, मिलिंद है मिनांडर का,
मिनांडर को ही तो मिलिंद कहते हैं, इसने जो मिलिंद पन्हों की रचना किया है, तो मिनांडर हो गया। अब बचा जो है उसको मिला देंगे। पतिक जो शासक है, इससे संबंधित एक तक्षशिला लेख मिला है, समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न 41 प्रश्न नंबर है, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। अफगानिस्तान में बामियान पहाड़ी है, ठीक है। कौन सी पहाड़ी? बामियान। वहां पे उन पहाड़ियों को जो है काट के उनको तराश के बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई थी, बहुत सुंदर। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को की शामिल थी बामियान की बौद्ध की मूर्तियां। लेकिन अभी कुछ साल पहले तालिबान जो थे, तालिबानी, उन्होंने इनको नष्ट कर दिया। तो यहाँ पे बहुत कम अवशेष बचे हैं, सारी मूर्तियां टूटी हुई हैं। ये पता नहीं मूर्तियों से क्या दिक्कत थी। तो जो अफगानिस्तान का बामियान है, किसके लिए प्रसिद्ध है बामियान? बौद्ध प्रतिमाओं के लिए। जो कला शैली भारतीय और यूनानी यानी कि ग्रीक, भारतीय और प्लस ग्रीक के मिश्रण से जो शैली, कला की शैली बनी है, उसको क्या कहते हैं? ये सभी शैलियों के नाम है। जैसे नागर जो है मंदिर निर्माण की शैली है, ठीक है। शिखर, शिखर होता है, उसमें कौन सी शैली है? द्रविड़ शैली के जो मंदिर है उसके ऊपर जो संरचना होती है उसको शिखर कहते हैं। ये जो भारतीय, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि भारतीय कला और प्लस यूनानी कला यानी ग्रीक कला, इससे मिश्रण से जो बनी है उसको कहते हैं गांधार कला शैली। तो इसका सही उत्तर होगा गांधार। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधार कला शैली एक संश्लेषण है। गांधार कला शैली किसका संश्लेषण है भाई? तो अभी रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, किसका? भारतीय और यूनानी कला का। एक चीज इसमें पढ़ लेते हैं साथ ही में, गांधार कला और उसी के समय में साथ साथ में दोनों चल रही हैं। गांधार, एक तो गांधार कला और दूसरी मथुरा कला। मथुरा कला, इनमें अंतर से संबंधित कुछ चीजें आपको जाननी चाहिए। क्या अंतर है दोनों में, गांधार कला मथुरा कला में? तो सबसे पहले तो इनकी मूर्तियों में अंतर है। मूर्ति के जो चित्र हैं वो देख के अंतर बताया जा सकता है कि इसकी जो मूर्तियां हैं गांधार कला की, वो यथार्थवाद पे संबंधित हैं, यथार्थवादी हैं, यथार्थवादी। और जबकि इसकी जो है आदर्शवादी हैं, आदर्शवादी। ये पहला अंतर हो गया। दूसरा एक अंतर इसको ध्यान रखना है कि बौद्ध से संबंधित इसकी सारी मूर्तियां हैं। किससे? बुद्ध से और बौद्ध से। बुद्ध की मूर्तियां बनी हैं या फिर बौद्ध धर्म से संबंधित किसी जातक या किसी दूसरी चीजों की, बोधिसत्व की। जबकि जो मथुरा कला शैली की जो मूर्तियां हैं वो बुद्ध की तो बनी है, बुद्ध और जैन की, साथ में हिंदू धर्म से भी संबंधित है, यानी कि सिर्फ बुद्ध की नहीं है, सभी धर्मों की। तो मथुरा कला शैली और इसमें एक अंतर हो गया। एक और प्रश्न जहां से पूछा जा सकता है कि ये शिष्ट चट्टानों से मिलकर बने, शिष्ट चट्टानों से गांधार मूर्तियां बनाई गई हैं। शिष्ट जो पत्थर हैं, हरित स्तरित इनको कहते हैं। क्या कहते हैं? हरित स्तरित, ग्रे कलर के ज्यादातर होते हैं। और जबकि जो मथुरा कला शैली है वो लाल रंग के पत्थर से बनी है, लाल बलुआ जो पत्थर है उससे बनी है। तो ये तीनों चीजें याद रखेंगे, गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली जो कुषाण वंश के समय में थी, इन दोनों में क्या अंतर है। गांधार कला शैली भारतीय और यूनानी कला का मिश्रण है। अगला देखते हैं प्रश्न, निम्न में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग किया गया है? हरित स्तरित का मतलब शिष्ट चट्टानों का, तो भी बताए थे कौन सी है ये गांधार कला शैली की मूर्तियां हैं। मथुरा में जो है लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। लाल पत्थर पे मूर्तियां जो उकेरी गई हैं उनको क्या कहते हैं? वो मथुरा कला शैली की। आप लोग सर्च करिएगा गूगल में मथुरा कला शैली की मूर्तियां, और तो आपको और अच्छे से याद रहेगा ज्यादा समय तक। 45 प्रश्न नंबर देखिए कि प्राचीन काल के समय, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम? देखिए बताए थे इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जो प्राचीन काल में, मौर्य काल के बाद के में जो आक्रमण हुए हैं भारत पे, उनका क्रम बताओ। तो प्राचीन काल में सबसे पहला जो आक्रमण है, याद रखना, सबसे भारत पे पहला आक्रमण जो विदेशियों ने किया है, वैसे तो आर्य माने जाते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें मतभेद है कई इतिहासकारों में आर्यों को लेके। आर्यों से संबंधित तो वो मिले हैं अभिलेख जो ईरान में मिला है, कस्सी का जो अभिलेख है उसमें बताया गया कि यार यहाँ से गए भारत की तरफ।
लेकिन फिर भी यदि बाहरी आक्रांता जो है पहली बार भारत पे आक्रमण किया वो है ईरानी, पहला ईरानी आक्रमण हुआ है भारत पे। दूसरा सिकंदर ने किया है, यूनान का था तो यूनानी हो गया। मौर्योत्तर काल के बाद से फिर से शुरू हुए हैं, मौर्य के समय में नहीं आक्रमण होंगे, बहुत मजबूत जो है साम्राज्य था मौर्य। उसके बाद में क्या है तो हिंद यवन, पहले एंडो ग्रीक, क्या है हिंद यवन। उसके बाद में हिंद यवन के बाद में शक, शक के बाद में पहलव, पहलव के बाद में कुषाण, कुषाण के बाद में हूण, ये सब हैं। इसके बाद में मध्यकाल में देखेंगे कितने सारे, दिल्ली सल्तनत में अफगान हैं, ईरान हैं, ईरानी हैं, अफगानी हैं। उसके बाद में मुगल, फिर अंग्रेज, ठीक है। तो इनका क्रम आपको ध्यान रखना है, हिंद यवन शक पहलव कुषाण, ऐसे याद रख लीजिए, हिंद यवन शक पहलव कुषाण। हिंद यवन मतलब यूनानी, तो पहले यूनानी है, फिर शक है, फिर पहलव है, फिर कुषाण। पहलव इसमें किसी है नहीं तो कोई बात नहीं, हिंद होगा, फिर शक होगा, फिर कुषाण होगा, ऊंट भी नहीं है, तो यूनानी, शक और कुषाण। 45 प्रश्न नंबर हो गया। 46 देखिए प्रश्न नंबर क्या है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया। पहला ईरानी शासक बताए थे कि भारत पे पहला जो आक्रमण किया विदेशियों ने, उसमें कौन है, वो ईरान है। तो ईरान का क्या था, डेरियस प्रथम, ये पहला जो है आक्रमणकारी था भारत में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। 47 प्रश्न नंबर है, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश बताना है। जो राजवंश दिए गए हैं इनमें सबसे पुराना बताना है। इसमें लिखा है चालुक्य, राष्ट्रकूट और पल्लव और सातवाहन। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि शुंग, कंड, सातवाहन, और ये सब तो बहुत बाद के हैं, पल्लव, राष्ट्रकूट और ये सब। तो सबसे जो पुराना हो गया इनमें से, चारों में से, तो क्या होगा, सातवाहन होगा। राष्ट्रकूट का जो संस्थापक है वो दंती दुर्ग है, ध्यान रखना, ये पूछा गया है। राष्ट्रकूट जो है, कौन सा राजा राष्ट्रकूट की स्थापना करेगा, तो ये है दंती दुर्ग। नेक्स्ट, आंध्र सातवाहन, सातवाहनों को आंध्र सातवाहन भी कहते हैं। इन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है, तो एक पुराण का नाम है मत्स्य पुराण। तो टोटल जो 30 थे, करीब करीब 30 सातवाहन राजा हुए हैं, शासक हुए हैं, उनमें से 29 राजाओं की लिस्ट, इस जो है 29 राजाओं की जो सूची है, लिस्ट है, वो मत्स्य पुराण में मिल जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 48 के बाद 49। सातवाहनों की राजधानी क्या थी, तो सातवाहन का जो संस्थापक है वो है सिमुख, याद रहेगा। और इसकी जो राजधानी है सातवाहनों की, तो प्रारंभ में होती है अमरावती, ये प्रारंभिक राजधानी है, प्रारंभिक। प्रश्न नंबर 49, बाद में क्या हो जाती है, बाद में इसकी राजधानी हो जाती है पैठन या प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान, ये दोनों याद रखनी है। सातवाहनों की जो राजधानी है, शुरुआत में ये तेलंगाना के आसपास रहेंगे, तो इनकी राजधानी होती है आंध्र प्रदेश के आसपास, तो इनको आंध्र सातवाहन इसीलिए कहते हैं। तो इनकी प्रारंभिक राजधानी अमरावती है, और बाद में ये पैठन राजधानी को बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था, फिर से वही प्रश्न है, लेकिन सातवाहनों की राजधानी इस बार अमरावती नहीं दिया है, तो क्या होगा, प्रतिष्ठान या पैठन। अगला पाटलिपुत्र लिखा है इसमें, आप एक ऑप्शन, तो पाटलिपुत्र तो मौर्यों की राजधानी था, मौर्य, शुंग, कंडो, इन सबकी राजधानी पाटलिपुत्र रही। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर कितने हो गए, 53, 52। प्रश्न नंबर 51, 50 हो चुके हैं, बस थोड़े प्रश्न और हैं, इसमें कम ही प्रश्न है। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक का ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। एक का ब्राह्मण यानी ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक, तो कौन है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। नासिक अभिलेख एक मिला है, कौन सा, नासिक अभिलेख, याद रखेंगे। नासिक अभिलेख से किस शासक की जानकारी मिलती है, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी की, गौतमी पुत्र सातकर्णी, तो वहां से जानकारी मिलती है।
किसने जो है एका ब्राह्मण की उपाधि धारण किया था, इसको अद्वितीय ब्राह्मण, जिसका मतलब अद्वितीय ब्राह्मण या ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक। ठीक है, बाकी ये जो खारवेल है, ये तो कौन से धर्म से था खारवेल? ये जो है चेद वंश से संबंधित था। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग से मिला है। ठीक है, जैन धर्म का को मानने वाला था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 52 प्रश्न नंबर क्या है? प्रश्न नंबर 52 है कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है। सुमेलित करना है, क्या सुमेलित करना है इसमें? शुंग एक तरफ राजवंश लिखे हैं, एक तरफ राजवंश लिखे हैं और दूसरी तरफ राजधानियां लिखी हैं। शुंग की राजधानी क्या थी? तो जो मौर्य की राजधानी थी वही शुंग की होगी, क्योंकि शुंग वंश ही तो आया मौर्य की जगह पे। तो शुंग की राजधानी होगी पाटलिपुत्र। अब आप देखिए, ए को 4 से मिला के कोई कर पाएंगे? ए को 4 से मिलाएंगे तो 2 ऑप्शन देखिए इसमें सही। ए के 4 में क्या है? 2 में है। इससे एक और चीज क्लियर हो गई कि डी का 1 होगा, क्योंकि दोनों में डी का 1 है, तो डी का 1 मिला देंगे। चंदेलों की राजधानी क्या थी? महोबा में थी। आल्हा जो काव्यखंड है उसमें इसका जिक्र है, चंदेल शासकों का। खजुराहो के जो मंदिर हैं एमपी में, चंदेलों ने बनवाया। इसके अलावा जो सातवाहन है, अभी बताया सातवाहन की अमरावती थी, बाद में इनकी राजधानी क्या हो गई थी? पायठन। अब लग जाएगा आराम से। कदम्ब, बनवासी, ये सब याद रखेंगे, लेकिन सारी इंपॉर्टेंट है ये। शुंग वंश की राजधानी तो वही होगी, शुंग और कंडुक की पाटलिपुत्र, जो मौर्य की थी, जो नंद की थी। लेकिन सातवाहन की याद रखेंगे, अमरावती पैठन या प्रतिष्ठान इसी को कहते हैं। कदम्ब की बनवासी है, चंदेल की महोबा है। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न ये है कि निम्नलिखित को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। सातवाहन है, वाकाटक है और चालुक्य हैं, इनको क्रम से लगाना है। तो ये जो सातवाहन है तो सबसे पहले आएंगे, शुंग सातवाहन, सबसे पहले सातवाहन लगा देंगे। तो पहले नंबर पे 1 किसमें है? देखिए चारों ऑप्शन, कितने आसान क्वेश्चन है। वाकाटक चालुक्य भी पढ़ाई नहीं है, लेकिन इससे अनुमान लगा लिया कि क्या सही होगा। 1 2 3, चालुक्य बहुत बाद के हैं, वाकाटक। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर हम लोग 53 कर लिए। ठीक है, 53 के बाद में नेक्स्ट देखिए 54 प्रश्न नंबर क्या है। 54 प्रश्न नंबर ये है, इसमें कथन और कारण वाला प्रश्न दिया गया है। कथन कारण ध्यान से करेंगे इसको। इसमें 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिसमें एक को कथन है, दूसरे को कारण कहा गया है। इस तरह के प्रश्न हम बता चुके हैं कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं। कथन को ध्यान से पढ़ेंगे। सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ, तो ये एकदम सही है। ठीक है, सातवाहन के समय में संस्कृत का भी है और साथ में प्राकृत का भी है। संस्कृत का भी विकास हुआ, साथ में प्राकृत का भी विकास हुआ है। कैसे पता है? तो एक जो है व्याकरण की पुस्तक है, क्या नाम है इसका? कातंत्र। का तंत्र पूछा जाता है, ये कातंत्र जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो ये हैं सर्ववर्मन। क्या है? सर्ववर्मन। ये संस्कृत में लेख है, व्याकरण की पुस्तक है कातंत्र। इसी तरह से एक पुस्तक है गाथा सप्तशती। क्या है? गाथा सप्तशती, ये प्राकृत में है। और इसके जो लेखक हैं वो हैं महाकवि हाल। महाकवि हाल। तो इससे पता चलता है कि सातवाहन में संस्कृत के साथ साथ प्राकृत और जो लोक भाषाएं थी उस समय, लोकल लैंग्वेज, उन भाषाओं का विकास हुआ है। पहला जो कथन तो है तो सही है। अब ऐसे इसका रीजन क्या है? अब देखिए रीजन क्या सही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा है सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। संस्कृत के साथ साथ दूसरी लोक भाषाओं को अपनाया, इसीलिए तो विकास हुआ। तो ये इसका मतलब है कि कथन कारण सही होने के साथ साथ कारण व्याख्या भी कर रहा है कथन की। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमेशा ध्यान रखना। जब इस तरह का प्रश्न होता है तो ए बी में कंफ्यूजन रहता है कि दोनों तो सही हैं आर और ये, लेकिन व्याख्या कर रहा है, स्पष्टीकरण है कि नहीं। तो स्पष्टीकरण हमने बताया है, जो रीजन है वो एसेशन का, कथन का स्पष्टीकरण है इसमें। 55 देखिए क्वेश्चन नंबर लिखा है, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? सातवाहन नरेश जो है प्राकृत भाषा के पोषक थे, ये 55 है। ये भी इसकी हमने बात किया। क्या है ये तो सही है। संस्कृत के साथ साथ जो है प्राकृत भाषा का भी विकास हुआ, गाथा सप्तशती हाल ने जो लिखा है। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक महत्व मिला है, तो ये भी सही है। जो अभी हम बार बार रचना का नाम ले रहे हैं गाथा सप्तशती, वो श्रृंगार रस प्रधान एक रचना है।
कौन सी? गाथा सप्तशती। इससे पता चलता है कि इसमें लोक पक्ष को ज्यादा प्रोत्साहित मिला है। तो इससे क्या सही होगा? इसमें 1 और 2 दोनों कथन सही होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्या है। 56 प्रश्न नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं बताने यानी कि बाकी सभी सही सुमेलित हैं, सिर्फ एक है जो सही सुमेलित नहीं है, अभिलेख है और इनसे संबंधित शासक हैं। अब देखिए, नासिक का अभिलेख पढ़ा है? मान लो नहीं पढ़ा है। हाथी गुम्फा का अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख याद आया? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है। ये कहां से मिला है? कलिंग। ये चेदी वंश का शासक है। ये सही है उसमें, लेकिन गलत बताना है। दूसरा है भितरी। भितरी जो जगह है वो गाजीपुर है। कहाँ है? गाजीपुर। अब भितरी में पुलिकेशन द्वितीय का अभिलेख मिला है, तो ये भी सही। एहोल अभिलेख है, सॉरी। पुलिकेशन द्वितीय का कौन सा अभिलेख है? बहुत फेमस एहोल अभिलेख। ये जरूर कहीं ना कहीं आएगा आगे आने वाले समय। एहोल अभिलेख का जो उल्लेख है वो पुलकेशिन द्वितीय का है। इसमें पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने जो है नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को हराया था, पुलकेशिन द्वितीय ने। तो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित कौन सा अभिलेख है? एहोल अभिलेख। जबकि जो भितरी अभिलेख है वो स्कंदगुप्त ने हूणों को हराया था। यहाँ पे भितरी अभिलेख से पता चलता है स्कंदगुप्त अभिलेख है ये। भितरी अभिलेख जो स्कंदगुप्त से संबंधित है, स्कंदगुप्त हूणों को हराए हैं ये। तो इसका मतलब ये सी वाला हो गया गलत। भितरी जो है पुलकेशिन द्वितीय नहीं, भितरी में स्कंदगुप्त होना चाहिए था। बाकी गिरनार में जो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख मिला है, ये सही है, बार बार पढ़ते आ रहे हैं। इसका मतलब ये भी सही है। नासिक से गौतमी पुत्र सातकर्णी का एक अभिलेख मिला है। नासिक अभिलेख से हमने बताया था जानकारी मिलती है। इसको जो है एक का ब्राह्मण कहा गया है नासिक अभिलेख में, एक का ब्राह्मण। अगला प्रश्न देखते हैं। 57 प्रश्न नंबर है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? ठीक है, प्रश्न नंबर 57। तो ये जो इक्ष्वाकु वंश है, ये सब सातवाहन के बाद के हैं ये सब वंश। इक्ष्वाकु वंश के शासक जो हैं, पहले सातवाहनों के क्या थे? ये सामंत थे। सामंती पहले राज व्यवस्था थी। ये सामंत हैं किसके? सातवाहनों के। फिर बाद में स्वतंत्र शासक हो जाएंगे। तो इक्ष्वाकु वंश के जो शासक हैं इनको पर्वत का शासक कहा गया, यानी श्री पर्वतीय इनके बारे में लिखा मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 58 है, कथन कारण वाला क्वेश्चन है। लिखा है कुषाण जो है फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। तो कुषाणों के समय में व्यापार होता था, ठीक है, यूरोप के साथ में। तो फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर होता। ये बिल्कुल सही है। कई सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं, ऐसी वस्तुएं मिली हैं, ऐसे लेख मिले जिनसे पता चलता है कि व्यापार था यूनान से भारत का। ये लिखा है उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी या कि क्या थी, तो इसका कोई लिखित में साक्ष्य नहीं मिला है। इसका साक्ष्य नहीं है। जब साक्ष्य नहीं है तो इसको हम सही नहीं कह सकते। कथन हो गया गलत, कथन हो गया सही, कारण हो गया गलत। तो जो भी 58 में देखिए कथन सही कारण गलत। कथन सही, ये सही और कारण गलत है। अगला देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। खारवेल का कौन सा? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। बहुत बार रिपीट हो गए क्वेश्चन। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख और खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, ये है कलिंग से। कलिंग में एक नहर खुदवाई थी, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित राजाओं में कौन जैन धर्म का संरक्षक था? अब जैन धर्म का इसमें से कौन संरक्षक है? हर्ष जानते हैं, ये बौद्ध धर्म का संरक्षक था। ठीक है, बहुत बड़ी एक बौद्ध सभा उसने आयोजित किया था। बौद्ध धर्म को श्रेष्ठ बताने के लिए बहुत सारे धर्म के अलग अलग लोगों को बुलाया था। 20 या 22 देशों से लोग आए थे। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अशोक किस धर्म से संबंधित था? इसने भी बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। पुलकेशिन द्वितीय
ये बौद्ध या जैन दोनों से ही कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं इसके। तो बचा क्या? खारवेल। खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, उस समय वहां पे जैन धर्म काफी लोकप्रिय था। चंद्रगुप्त मौर्य भी इसीलिए क्या है, जैन धर्म अपना लेता है। तो खारवेल किसका संरक्षक था? जैन धर्म का संरक्षक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 60 के बाद क्वेश्चन नंबर 61 है। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित हैं? तो खारवेल मैं बार बार बता रहा हूँ किससे संबंधित हैं, ये चेद वंश से संबंधित है। कलिंग कोई वंश नहीं था, ठीक है, चेद वंश से संबंधित है ये। हरेक वंश नहीं, हरेक वंश का क्या था? बिंबिसार था। 62 क्वेश्चन नंबर देखिए, 62 इधर होगा। 62 प्रश्न नंबर है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? जैन धर्म के प्रति झुकाव पूछा है। तो जो बृहद्रथ है ये नहीं होगा, दशरथ, ये सब मौर्य के हैं, ये सब बुद्ध को मानते थे। तो क्या सही इसमें होगा? खारवेल, ध्यान रखेंगे। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे है, किस वंश से है? तो खारवेल चेदी वंश से संबंधित है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा एक चीज और देख लीजिए, जो खारवेल है वो किस वंश से संबंधित है? ये चेदी वंश है। और चेदी वंश की जो स्थापना है वो किसने किया है? महामेघ वाहन, इसका पहला प्रतापी शासक और इसकी स्थापना करता है, इसलिए कई जगह पे इस वंश को कहते हैं महामेघ वाहन वंश। तो महामेघ वंश, जो महामेघ वाहन वंश और चेदी वंश, ये एक ही वंश के नाम हैं, इसलिए इसके दोनों उत्तर सही हो सकते हैं। तो खारवेल जो है किस धर्म से संबंधित है? मिनट। तो महामेघ वाहन और चेदी दोनों है इसमें सही। तो क्या होगा? उपयुक्त में से एक में से अधिक। नेक्स्ट, हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है? ऐसे रट लो बस, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। अशोक के तो बहुत सारे शिलालेख और अभिलेख है, 13 शिलालेख हैं, बहुत छोटे छोटे स्तंभ लेख, लघु लेख बहुत सारे हैं। कनिष्क में का एक रबतक अभिलेख है ना, अफगानिस्तान से जो मिला है, 4 उसमें शहरों के नाम है। इसी तरह हर्षवर्धन से संबंधित भी कुछ कुछ अभिलेख हैं। एक पुलकेशिन द्वितीय का जो है अभी बताया था एहोल अभिलेख, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने बताया है कि हर्षवर्धन की यहाँ पे नर्मदा नदी पे हार हुई है। नेक्स्ट, पूर्वी रोमन शासक जस्टियन का सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र में रहा है? एक पूर्वी रोमन शासक है जिसका नाम है जस्टियन, बहुत प्रसिद्ध है। वो किस क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है? उसने रोमन में न्याय संबंधी बहुत सारे सुधार किए। रोमन बाद में न्याय के लिए जाना जाने लगा इस शासक के बाद, ठीक है। तो जस्टियन से जस्टिस याद रखेंगे, ठीक है, जस्टियन से जस्टिस याद रखेंगे। और ये न्याय के क्षेत्र में बहुत सारे अच्छे काम करेगा। तो क्या होगा? न्याय से संबंधित कौन सा है इसमें? विधि। 65 क्वेश्चन नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 66 है कि बस खत्म हो गए? अभी है। 66 क्वेश्चन नंबर ये है कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, एक पुस्तक है, क्या है? पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। तो ये जो पुस्तक है ये एक नाविक ने लिखा है, क्या है? एक नाविक है, और उसमें जो है किसी का नाम नहीं लिखा है। नाविक है वो भी कैसा है? अज्ञात है। तो इसमें भारत के व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है कि भारत का कहाँ से व्यापार होता था, क्या क्या चीजें का आयात और निर्यात होता था, उन सब चीजों की जानकारी इस पुस्तक से मिलती है। लेकिन किसने लिखी है ये नहीं कहा जा सकता। तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, नाविक है वो भी अज्ञात, ठीक है, कोई नाम नहीं है इसका। इतने थे मुझे लग रहा है क्वेश्चन, हमने मौर्योत्तर काल तक कर लिया है इस पूरे एंशिएंट हिस्ट्री में। बस ये एक चैप्टर बचा है गुप्त काल, गुप्त और गुप्तोत्तर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। स्थापत्य कला, ज्ञान विज्ञान तकनीकी के क्षेत्र में गुप्त काल को जो है एंशिएंट हिस्ट्री का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक और चैप्टर उसके बाद है चोल चेर पांड्यानी की संगम जो राज्य है उनके बारे में, ठीक है। बाकी स्थापत्य कला और इससे संबंधित तो 2 या 3 वीडियो इसके बाद, गुप्त के बाद में 2 या 3 वीडियो में बस एंशिएंट समाप्त होने वाली है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ते रहिए, सिर्फ वीडियो देखना नहीं है। जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ फैक्ट अलग से, उनको बहुत अच्छे से याद करने की कोशिश करना है, तभी एग्जाम में क्वेश्चन हो पाएंगे, ठीक है। जरूरी नहीं क्वेश्चन यही रिपीट हो, इससे संबंधित जो और फैक्ट बताए जा रहे हैं, जो 4 ऑप्शन है उसके बारे में कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो भी मैं बताता हूँ, उसको याद रखना है। इसके लिए जो है कोशिश करिए कि 1 से ज्यादा बार जो है वीडियो देखिए, तो धीरे धीरे जो ये फैक्ट है वो दिमाग में बैठ जाएंगे।